दोस्तों आज से 76 साल पहले 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली तब भारत कुछ ऐसा दिखता था। आज से 76 साल पहले 1947 में जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तब जापान कुछ ऐसा दिखता था। आज 2023 की बात की जाए तो 76 साल के बाद भारत कुछ ऐसा दिखता है। 2023 के हिसाब से जापान को देखा जाए तो वो कुछ ऐसा दिखता है। ये इमेजेस क्लियरली बताती हैं कि जापान ने इंडिया से थोड़ा ज्यादा डेवलपमेंट किया। अब सवाल यहाँ ये आता है कि जापान ऐसा क्या कर रहा है कि वो इतने रैपिड पेस से ग्रो कर रहा है। तो इसका जवाब काफी सिंपल है। जापान एक सिक्योरिटी ड्रिवन सोसाइटी है जहाँ पर लोग पहले अपनी सिक्योरिटी के पीछे भागते हैं, जबकि इंडिया एक स्टेटस ड्रिवन सोसाइटी है जहाँ पे लोग अपना स्टेटस बड़ा करने के पीछे भागते हैं। आप में से काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि इंडिया भी सिक्योरिटी को बहुत चेस करता है, जिसका जवाब हाँ भी है और ना भी, क्योंकि गरीब अपनी 2 वक्त की रोटी कमाने के पीछे भाग रहा है, अमीर को तो कोई दिक्कत है ही नहीं। पर जो मैक्सिमम मिडिल क्लास पॉपुलेशन है वो स्टेटस के पीछे भागते हैं। ओ इसने आईफोन 15 लिया इसलिए मैं भी 2 साल की ईएमआई पर इसे खरीदूंगा। अच्छा इसने नाइकी के पांडा शूज पहने तो मैं भी इसकी फर्स्ट कॉपी लेकर आऊंगा। मैं आपको ऐसे काउंटलेस एग्जांपल्स दिखा सकता हूँ जहाँ यूथ स्टेटस गेम्स खेलता है। जी हाँ, मैं यूथ की ही बात करूंगा क्योंकि इंडिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन यानी कि 66% पॉपुलेशन यूथ है और ये यूथ मिडिल क्लास है। अब यहाँ सवाल ये आता है कि इंडिया के 66% पॉपुलेशन मिडिल क्लास क्यों है। इसका जवाब हमारी अपब्रिंगिंग में छुपा हुआ है। क्यों जब एक बच्चा छोटा होता है तभी उसके दिमाग में डाल दिया जाता है कि अपने पैसे को बैंक में सेव करना सीखो, ताकि जब तुम पर मुसीबत आए तुम्हारे पास तुम्हारे बैंक में पैसा पड़ा हो। अब ऑनेस्टली मैं ये समझता हूँ कि घर के बड़े बुजुर्ग तुम्हारा अच्छा ही चाहेंगे, पर अपना पैसा बैंक में सेव करके रखना इज वन ऑफ द वर्स्ट पीस ऑफ एडवाइस जो आपको कोई दे सकता है। क्योंकि अगर एवरेज लगाकर देखो तो बैंक आपको 2 से 3% का इंटरेस्ट देता है आपकी सेविंग्स पर, और इन्फ्लेशन हर साल 5 से 8% से बढ़ता है। तो यहाँ पे आपका पैसा बढ़ने की जगह पे घट गया और आपका नुकसान हो गया। समझे नहीं? एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। तो सरल भाषा में कहा जाए तो इन्फ्लेशन इज नथिंग बट महंगाई। मतलब जो डेली नेसेसिटीज की चीजें हैं ना, जैसे कि सब्जियां, पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एक्सेट्रा, इनके प्राइसेस जब पिछले साल के मुकाबले बढ़ जाते हैं तब कहा जाता है कि चीजों के भाव इन्फ्लेट हो रहे हैं। मान लो कि आप बाजार में जाकर 100 रुपए की सब्जी खरीदते हो और अगले साल 6% से इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो आपको अब वही 100 रुपए की सब्जी के लिए 106 रुपए देने पड़ेंगे क्योंकि प्राइसेस बढ़ी हैं। अब ऐसे में आप मुझे बताओ कि अगर आपने अपना पैसा सेविंग्स अकाउंट में डाल के रखा है और सेविंग्स अकाउंट आपको 3% का रिटर्न दे रहा है, तो आपका पैसा तो 3% से कम हो गया ना। इसलिए मैं पर्सनली सेविंग्स के कॉन्सेप्ट में ज्यादा नहीं मानता, मैं इन्वेस्टिंग के कॉन्सेप्ट में मानता हूं, क्योंकि इन्वेस्टिंग मुझे इन्फ्लेशन को बीट करने में मदद करती है। तब यहाँ पे सवाल आता है कि मैं मेरा पैसा कहाँ लगाऊं जिससे मैं इन्फ्लेशन को बीट कर पाऊं और अपना पैसा भी साइड बाय साइड ग्रो करूं। तो अपना सीट बेल्ट बांध लो और एक पेन और नोटबुक लेकर बैठो, क्योंकि मैं आपको आज ऐसे 6 एसेट्स बताऊंगा जिनमें इन्वेस्ट करके आप इजीली अपने पैसे को ग्रो कर पाओगे। रेडी हो तो कमेंट कर दो आई एम रेडी, क्योंकि जिंदगी बदलने वाली है दोस्त। अब जिनके पास भी इन्वेस्टिंग का नॉलेज है उनके लिए शेयर्स खरीदना सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है पैसा कमाने का। लेकिन जिनके पास शेयर बाजार का नॉलेज नहीं है उनके लिए ये काफी रिस्क मूव हो सकता है। बट जैसे मैंने पहले अपनी वीडियो में कहा कि लाला रिस्क है तो इश्क है, तो रिस्क तो लेने के लिए आप रेडी हो, पर यहाँ पर मेजर सवाल ये आता है कि कौन सी कंपनी के शेयर्स खरीदें। तो पीटर लिंच जो एक बहुत ही सक्सेसफुल इन्वेस्टर है, वो कहते हैं कि हर एक कॉमन मैन के पास पूरे साल 2-3 अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती है जिसके शेयर्स वो खरीद सकता है, बट इसके लिए उसे ऐसी ही चीजें देखनी होंगी जो उसके आसपास है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक फोटोग्राफर को पता है कि कौन सी कंपनी के कैमरा सबसे ज्यादा बिक रहे हैं, या किसी हाउसवाइफ को पता है कि मार्केट में सबसे ज्यादा जैम कौन सा बिक रहा है, क्योंकि उसके और दूसरे पेरेंट्स के बच्चे वही जैम डिमांड करते हैं। उसी तरह एक फिट बंदे को पता है कि सबसे बेस्ट प्रोटीन शेक कौन सी कंपनी का आता है। तो ये ऑब्जर्वेशंस पर अमेरिकन इन्वेस्टर एंड वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट का ऑथर पीटर लिंच कहते हैं कि जब हमें ऐसी चीजें पता चलती हैं जिनकी डिमांड काफी ज्यादा है और वो चीजें ट्रेंड में चल रही हैं, तो हमें सबसे पहले चेक करना चाहिए कि क्या वो कंपनीज लिस्टेड हैं या नहीं, यानी वो कंपनी के शेयर्स बिक रहे हैं भी या नहीं। अगर बिक रहे हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें ये शेयर्स ऐसे ही खरीद लेने, बल्कि हमें शॉर्टलिस्ट कर लेना चाहिए, जिसके बाद आपको जाके इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ लेनी चाहिए और जानना चाहिए कि ये कितना पैसा अर्न करती है, क्या इन्होंने उधार लिया है या नहीं, जिसे आप एनालाइज करने के बाद आप और अच्छी अपॉर्चुनिटीज ढूंढ पाओगे। लेकिन हम इंडियंस इसका एकदम अपोजिट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर फार्मा के बजाय पेट्रोलियम कंपनी में इन्वेस्ट करता है और एक पेट्रोलियम सेक्टर में काम करने वाला बंदा फार्मा सेक्टर में इन्वेस्ट करता है। तो आप मेरा पॉइंट समझ गए हो। तो जो सेक्टर में आपकी एक्सपर्टीज है उसी में रिसर्च करके इन्वेस्ट करो, रेदर देन किसी रैंडम सेक्टर में। नंबर 2 है SIP।
दोस्तों दूसरा एसेट जिसमें आप अपने पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो वो है SIP, जिसका मतलब है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। अगर आपकी सैलरी कम है और आप महीने के सिर्फ 2-3 हजार रुपए ही बचा पाते हो तो ट्रस्ट मी, SIP आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। इसमें जैसे आप अपना पैसा बैंक में सेव करते हो वैसे ही आपको अपना पैसा बैंक में ना रख के SIP में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जहां आपको बैंक 2-3% का रिटर्न ऑफर करती है वहीं SIP में आपको 12 से 15% रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि बैंक आपको सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट ऑफर करता है जबकि SIP आपको कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफर करता है, जिसका मतलब है आपको प्रॉफिट के ऊपर भी प्रॉफिट मिलता है। स्टार्टिंग में आपको लग सकता है कि SIP में आपके पैसे धीरे धीरे ग्रो हो रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आपके पैसे और कंपाउंड होते जाएंगे वैसे वैसे आपके पैसे और ग्रो होते जाएंगे। तीसरा एसेट आता है लाइसेंसिंग। वैसे ये कॉन्सेप्ट मिडिल क्लास लोगों में इतना कॉमन नहीं है, लेकिन अगर आप एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपको बार बार आपके कॉन्सेप्ट या आइडिया के लिए रिकरिंग पैसे मिल सकते हैं। लाइसेंसिंग का एक बढ़िया एग्जांपल तो बिल गेट्स हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की हर एक कॉपी पर पैसा लेते हैं, जिसका मतलब जिस भी कंप्यूटर में उनका सॉफ्टवेयर डलेगा उनमें उन्हें कमीशन मिलेगा। अगर हम थोड़े कॉमन लोगों की बात करें तो स्टीफन की एक ऐसे इंसान है जिन्होंने अपने कॉमन आइडियाज बनाकर कंपनीज को बेचे और सालों तक कंपनी से कमीशन लिए। उन्होंने माइकल जॉर्डन का एक वॉल बॉल बनाया और एक कंपनी को बेचा जिसके उन्हें 10 साल तक कंपनी से हर साल 70 लाख रुपए मिले, और इस सिंपल डिजाइन पर उन्होंने सिर्फ 20 से 30 डॉलर्स खर्च किए। और तो और इनका दूसरा प्रोडक्ट भी ट्विस्ट एंड लर्न लेबल, ये बेसिकली एक नॉर्मल बॉटल है जिसके मेन लेबल के पीछे एक छोटा सा लेबल होता है जिसे अगर आप घुमाओ तो और ज्यादा डेटा दिख जाता है। वेल इस सिंपल से डिजाइन से स्टीफन को हर 3 महीने में $2.5 लाख मिलते हैं, जो कि साल के करीब 7 करोड़ रुपए होते हैं। नंबर 4, स्मॉल बिजनेस। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी बुक कैश फ्लो क्वाड्रेंट में 4 टाइप्स के लोगों के बारे में बताया है। उनमें से एक कैटेगरी है बिजनेस ऑनर्स की। किसी भी कंट्री का सक्सेस का राज है उसकी फाइनेंशियल पॉलिसी और 1% पॉपुलेशन, जो कि बिजनेस ऑनर्स। रॉबर्ट कियोसाकी आज भी मानते हैं कि पैसों को बैंक में रखना पैसों का मजाक उड़ाने के बराबर है, क्योंकि पैसा होता ही है और पैसा बनाने के लिए। रॉबर्ट के रिच डैड हमेशा उनसे पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए कहते थे, और जब रॉबर्ट इस बात को समझ गए तब वो एक मिलियनर बन गए। लेकिन हम इंडियंस आज भी बहुत सारे डिग्रीज लेके जॉब के पीछे भागते हैं, जबकि आज का जेन जी कल्चर ये सारी चीजों को बदल रहा है, और ये लोग सिर्फ डिग्री ही नहीं बल्कि स्किल्स को भी चेज कर रहे हैं। आजकल इंडिया में ड्रॉप शिपिंग और फ्रीलांसिंग जैसी चीजें तेजी से बढ़ रही हैं, क्योंकि आज की जनरेशन समझती है कि अगर उनके पास कोई बैकअप नहीं है और अगर वो अपने आप को फाइनेंशियली फ्री करना चाहती है तो उन्हें पैसे कमाने पड़ेंगे और नेटवर्क बनाने पड़ेंगे, जिसके बाद एक बार चीजें अच्छी हो जाएं और उनके छोटे बिजनेस से उन्हें ठीक ठाक पैसा आने लगे तब वो हायर करके और एक्सपांड कर सकते हैं, ऑफिस सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस बना के पैसिव इनकम को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं रॉबर्ट कियोसाकी की बुक कैश फ्लो क्वाड्रेंट पर समरी बनाऊं तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना। नंबर 5 है डिजिटल प्रोडक्ट्स। हमारी पहली पीढ़ी के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी, लेकिन आज का जनरेशन ये चीजों को समझता है, इसलिए वो लोगो, डिजिटल प्रोडक्ट्स और डिजिटल कोर्सेज को क्रिएट कर रहे हैं जिसे वो एक बार बना के बार बार सेल कर पा रहे हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स में कॉस्ट प्रोडक्शन ऑलमोस्ट 0 है और स्केलेबिलिटी का कोई इश्यू ही नहीं है। इसलिए जैक मा ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि वॉलमार्ट को ज्यादा प्रोडक्ट बेचने के लिए ज्यादा स्टोर्स बनाने पड़ेंगे, जबकि मुझे ज्यादा स्केल या सेल करने के लिए सिर्फ 2 सर्वर्स सेट करने पड़ेंगे जिसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मुझे नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो, पर मेरी एक एडवाइस लो कि जो कुछ भी आपको आता हो, एज इन जो भी डोमेन में आपकी एक्सपर्टीज है उसके ऊपर कोर्सेज बनाओ और सेल करो। एंड यस, कोर्स बनाने की कॉस्ट 0 है, सिर्फ दिमाग चलाना है और थोड़ी रिसर्च करनी है अपने टॉपिक से रिलेटेड। घर के पंखे बंद करने हैं, सारी लाइट्स ऑन करनी है और एक ट्राइपॉड पर अपना फोन लगाना है और बस बिना किसी जजमेंट के शुरू करना है। और ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए सर्च करिए हाउ टू क्रिएट एंड सेल डिजिटल प्रोडक्ट्स ऑन यूट्यूब। सीखो और काम पे लग जाओ। नंबर 6, सोशल मीडिया कंटेंट एज एन एसेट। दोस्तों एआई के दौर में अगर आप आज भी सोच रहे हो कि 9 to 5 जॉब करते रहो और आए हुए पैसों को बैंक्स में रखो, तो मैं आपको बता दूं कि आप बहुत गलत सोच रहे हो, क्योंकि जियो के बूम के बाद इंटरनेट गांव-गांव तक पहुंच चुका है। और ये बात मैं नहीं बल्कि अश्नीर ग्रोवर ने अपने एक इंटरव्यू में खुद कही है। इस बात में सच्चाई है कि क्रिएटर्स बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं सिर्फ कंटेंट बना के। तो अगर आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर कंसिस्टेंटली क्वालिटी कंटेंट बना सकते हो तो मुबारक हो, आप अमीर बन सकते हो। क्योंकि मुझे आज भी याद है जब मुझे YouTube के बारे में पता चला था कि यहाँ से इतने पैसे कमा सकते हैं, वो भी उस चीज का कंटेंट बना के जिसमें मुझे इंटरेस्ट है, तब मेरे होश ही उड़ गए थे। जिसके बाद मैंने YouTube पर कंसिस्टेंटली अपलोड करना शुरू किया और धीरे धीरे मैंने अपने आप को काफी हद तक स्टेबल बना लिया। एक्चुअली स्टेबल की जगह रिच बोलना चाहता था, पर बड़ाई नहीं मारनी थी, हम्बल रह के बताना था। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको सिखाऊं कि YouTube पर ग्रो कैसे करते हैं और एक पैसिव इनकम कैसे जनरेट करते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताना। अगर ज्यादा कमेंट्स हुए तो मैं आपके लिए एक छोटा सा कोर्स बना दूंगा जो आपकी जर्नी को फटाफट स्टार्ट करने में आपकी हेल्प करेगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मैं एक मार्केटिंग कोर्स पर काम कर रहा हूं। अभी तक मैंने और मेरी टीम ने जितनी भी बुक्स पढ़ी है, हमने जितना भी नॉलेज लिया है, जितने भी लोगों से सीखा है, वो सब मिलाकर हम लोग एक मार्केटिंग कोर्स बना रहे हैं।
और इसके अलावा हम लोग एक स्टोरी टेलिंग पर बुक भी लिख रहे हैं कि आप कैसे स्टोरीज से अपना प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज बेच सकते हो। तो ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों पर हम काम कर रहे हैं जो बहुत जल्दी हम लॉन्च करने वाले हैं। तो अगर आप एक्साइटेड हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में अफर्म करने के लिए लिखिए यस आई विल। याद रखिए कि अफर्मेशंस में बहुत ताकत होती है। ये बुक ऐप डाउनलोड कर लो भाई, जहां पर आप 400 से ज्यादा बुक समरी सुन सकते हो फ्री में, बिना किसी एड के। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।